आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर लगे आरोपों के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को सोशल मीडिया से ऐसी सारी सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है जिसमें स्मृति ईरानी की बेटी जोई शिरानी पर अवैध लाइसेंस के साथ बार चलाने का आरोप लगाया गया है। लीगल न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक अदालत में मामले पर अंतरिम आदेश पास करते हुए जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने कहा, मैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए आरोपों को हटाने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देना उचित समझती हूं। आरोपों के साथ वादी और उसकी बेटी की पोस्ट, वीडियो, ट्वीट, रीट्वीट, मॉर्फ तस्वीरों को हटाने और उनके पुनः प्रसारण को रोकने के लिए भी निर्देशित किया जाता है। हाईकोर्ट के आदेश पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। जयराम रमेश ने लिखा, स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में हमें नोटिस जारी किया गया है। इस अदालत के सामने तथ्य पेश करेंगे हम इसे चुनौती देंगे और श्रीमती ईरानी जी द्वारा भटकाने के इस प्रयास का खंडन करेंगे। दरअसल बीते रविवार यानी 24 जुलाई को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के नेताओं को कानूनी नोटिस भेज दिया था। नोटिस में बिना शर्त माफी मांगने और अपनी बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने की मांग की गई थी। इससे पहले जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा ने स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाकर उनके इस्तीफे की मांग भी की थी। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी अपने रेस्टोरेंट में अवैध बार चला रही हैं। बार का लाइसेंस जिस व्यक्ति के नाम पर है उसकी मृत्यु हो गई थी 2021 में, जबकि बार का लाइसेंस जून 2022 में लिया गया। मामले ने जब तूल पकड़ा तो स्मृति कोर्ट पहुंच गई और 2 करोड़ के हर्जाने की मांग की। फिलहाल मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को मुकर्रर की गई है। दूसरी सुर्खी अरुणाचल प्रदेश से है। यहाँ के कुरुंग कुमे जिले में पिछले 15 दिनों से लापता असम के 5 मजदूरों के शव मिले हैं। जिले के उपायुक्त निघी बोंगिया ने बताया कि बचाव दल ने पिछले कुछ दिनों में हुरी और तापा के बीच 5 सड़े गले शव बरामद हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं वहाँ पे, जैसे अपने यहाँ कलेक्टर होते हैं। ये शव अलग अलग जगहों और अलग अलग तारीखों पर मिले हैं। एक शव 25 जुलाई को, 3 शव 26 जुलाई को और एक शव 28 जुलाई को बरामद हुआ। 5 शवों के मिलने से घटना में जान गंवाने वालों की संख्या कुल 6 हो गई है, क्योंकि इससे पहले हिकमत अली नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी फुरक नदी में डूबकर। मरने वाले 5 में से 4 मजदूरों की पहचान फरीजुल हक, मोइजुल हक, सोहर अली और अबुल हुसैन के तौर पर की गई है। घटना 5 जुलाई की है, जब ईद के दौरान छुट्टी न मिलने पर 19 मजदूर भारत चीन सीमा पर कोलोरियांग जिले से 200 किलोमीटर की दूरी पर चल रहे निर्माण कार्य को छोड़कर घर के लिए निकल गए थे। ये लोग 8 और 11 लोगों के 2 समूहों में पैदल ही घर के लिए निकले थे और तब से ही लापता थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये सभी मजदूर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के लिए सड़क बनाने का काम कर रहे थे। बीआरओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला संगठन है, जिसका काम सीमांत इलाकों में सड़क निर्माण करना और रख रखाव करना है। 19 में से 10 लोगों को बचा लिया गया है और 6 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक बाकी बचे 3 मजदूरों के बारे में मालूम नहीं चल जाता, तब तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अगली सुर्खी ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी हुई है। उन्हें आज मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान अर्पिता बेहोश होकर गिर पड़ी और उनके पैर में चोट आना बताया गया। गिरने के बाद अर्पिता मुखर्जी फूट फूट कर रोने लगी और उनकी रोती हुई तस्वीरें खबरों में तैरती रहीं। इससे पहले पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में ईडी की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने चौंकाने वाले खुलासे किए थे। अर्पिता ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कोलकाता के 2 अपार्टमेंट्स में, जो कि उनके ही थे, वहां 27 करोड़ से भी ज्यादा की रकम और कीमती सामान रखा हुआ है। फ्लैट के बंद कमरों में पार्थ चैटर्जी अकेले जाते थे। अर्पिता का यह दावा है कि जिस कमरे में पैसे थे उन्हें वहां जाने की अनुमति थी नहीं। मेडिकल चेकअप से पहले ईडी को पता चलता है कि अर्पिता मुखर्जी पर रेड के बाद उनकी 4 गाड़ियां गायब हो गई हैं। इनमें से 2 गाड़ियां अर्पिता मुखर्जी के नाम पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन गाड़ियों में भारी मात्रा में कैश होने की आशंका है, इसलिए ईडी को इन गाड़ियों की तलाश है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। दरअसल अर्पिता मुखर्जी पर ईडी की कार्रवाई साल 2016 के शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई है। लंबे वक्त तक घोटाले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई जांच की बात की थी। मामले में जब आर्थिक अपराध होने के सबूत भी मिले, तब मामले में ईडी की एंट्री हुई। मई में ईडी ने जांच शुरू की और 23 जुलाई को मंत्री पार्थ चैटर्जी के कई ठिकानों पर छापामारी हुई। इनमें से कुछ ठिकाने अर्पिता मुखर्जी से भी जुड़े हुए थे। छापेमारी में अब तक अर्पिता के ही फ्लैट से 50 करोड़ से ज्यादा कैश और सोना बरामद हो चुका है। फिलहाल पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ईडी की हिरासत में ही हैं।
पार्थ चटर्जी का कहना है कि वो एक साजिश का शिकार हो रहे हैं। चौथी सुर्खी, 24 जुलाई को केटी रामाराव यानी केटीआर का जन्मदिन था। केटीआर के दो परिचय हैं, पहला तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के चंद्रशेखर राव के बेटे और दूसरा तेलंगाना सरकार में मंत्री। मौका था जन्मदिन का, तो इस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम भी रखा गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्यक्रम बेलमपल्ली नगर परिषद ने सरकारी अस्पताल में आयोजित किया था। इस दौरान 4 कर्मचारी कार्यक्रम से नदारद रहे और अब खबर है कि इन चारों कर्मचारियों को सस्पेंड कर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। कर्मचारियों से पूछा गया है कि वो 24 घंटे के भीतर बताएं कि कार्यक्रम में शामिल न होने के लिए उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए। अगर कर्मचारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। निलंबित कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें समझाने का उचित अवसर दिए बिना सस्पेंड कर दिया गया। मीडिया में खबर आने के बाद बीजेपी टीआरएस पर हमलावर है। बीजेपी की तरफ से आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट कर केटीआर को राजकुमार बता दिया है और सवाल खड़े किए हैं। वहीं टीआरएस का कहना है कि केटीआर ने बाढ़ के चलते अपना जन्मदिन न मनाने की अपील की थी। जिस दस्तावेज का हवाला देकर अमित मालवीय और बीजेपी राजनीति कर रही है वो असल में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का है। ये टीआरएस की तरफ से आया जवाब था। पांचवी सुर्खी, संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। एक अपडेट कल की खबर से लेकर अब तक का यह है कि अधीर रंजन चौधरी, जिनसे एक गलती हुई थी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहने के मामले में, उन्होंने लिखित माफी मांग ली है। वापस लौटते हैं आज की कार्रवाई पर। हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। पहले जब कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो दोनों सदनों को कुछ देर हंगामे की वजह से 1 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए ही स्थगित कर दिया गया। सदन में अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाले कमेंट को लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर नारेबाजी की, मांग की कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी माफी मांगे। वहीं कांग्रेस ने भी स्मृति ईरानी के विरोध में नारेबाजी करते हुए माफी की मांग कर दी। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा वाले, उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान पर माफी मांग ली। इसके बावजूद बीजेपी सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात कर रही है, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वो ये सब लगातार कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि दामों में बढ़ोतरी और महंगाई पर बात हो। अगर आप संसद की कार्रवाई के बारे में बारीक जानकारियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारी खास पेशकश संसद में आज जरूर देखा कीजिए।